नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले 12 राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि। नए कृषि कानूनों का किया समर्थन। आंदोलनकारी किसानों से की अपील, सरकार के लिखित प्रस्तावों पर करें गौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को फिर दिलाया भरोसा। कहा, सभी शंकाओं को दूर करेगी सरकार। नए कृषि सुधार कानूनों को बताया किसानों के हित में। आम बजट की तैयारियों के सिलसिले में बजट पूर्व परामर्श बैठकों की शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के साथ की बातचीत। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दमदार भूमिका निभाने में सक्षम है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों का बढ़ाया मनोबल। कहा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लाभ गरीब लोगों तक पहुंचाना सरकार का मकसद। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी जारी। 3,53,000 के नीचे पहुंची इलाज करा रहे लोगों की संख्या। रिकवरी दर 95% के करीब। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में 12 राज्यों से आए 12 प्रतिनिधियों के एक दल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन संगठनों ने कृषि मंत्री से ऐसे समय में मुलाकात की है जब आंदोलनरत किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल समेत 12 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने कृषि सुधार कानून के प्रति अपना समर्थन जताया है। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार आंदोलन करने वाले किसानों के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नियत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी कृषि मंत्री से मिल चुका है। रविवार को उत्तराखंड के 100 से ज्यादा किसानों का प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र तोमर से मिला और उनसे आग्रह किया कि इन किसान हितैषी कानूनों को निरस्त न किया जाए। इस बीच हरियाणा के बीजेपी सांसद और विधायकों ने भी आज कृषि मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया, लोकसभा
सांसद धर्मवीर सिंह और नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स के अलावा पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नए कृषि कानून लाने पर सरकार का धन्यवाद दिया। साथ ही किसानों की तरफ से सुझाए गए संशोधनों को इसमें शामिल करने की सरकार की पहल को सकारात्मक कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब से हरियाणा को उसके हिस्से का SYL का पानी दिलाए जाने का भी केंद्र से आग्रह किया। आज हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदगण और विधायकगण आदरणीय तोमर जी से मिले हैं और तीनों कृषि कानूनों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया है और ये कहा है कि इन कानूनों के लागू होने से किसानों की आय दुगनी होगी और हम सरकार के साथ हैं, आप आगे बढ़ो। अगर कहीं पर किसानों ने कोई आपत्तियां उठाई हैं और जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है तो लेट द फार्मर्स थिंक अपॉन दोज प्रपोजल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से कारगर तरीके से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। फिक्की के सालाना सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में सरकार ने जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है। The financial packages that the government has released have had wide-ranging and far-reaching impact. Commencing with the initiative on 26th March 2020, a rupees 1.7 lakh crore package was announced, which focused on providing immediate relief to the poor, migrants, and both urban and rural workers also. It included food security and direct cash transfer. In May this year, a follow-up 20 lakh crore package addressed a number of challenges faced by the country. The focus of this initiative also aimed to provide a major impetus to the Atmanirbhar Bharat initiative. किसानों की आशंकाओं को दूर करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र किसानों के हित में कदम उठा रही है और सरकार उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार है। Agriculture has been one sector which has been able to avoid the adverse effects of the pandemic and in fact come out the best. Our produce and procurement have been plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद के शिकार रहे हैं। इस संकट से हम उस समय भी अकेले लड़ते रहे जब हमारा समर्थन करने वाला कोई नहीं था। Friends, India, due to its location, size, population, and economy, has always been at the strategic forefront of the global security. We have been victims of cross-border terrorism, yet have fought the scourge alone, even when there was no one to support us. But later, they understood we were right about Pakistan being the fountainhead of terrorism. And now, again, our brave forces are there in the forefront fighting icy winds to guard our borders and to fulfill their responsibility. वहीं फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान पीपीई किट, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के निर्माण के मामले में हमारी क्षमता वृद्धि लोगों, समाज और सरकार के लिए एक श्रेय है। Despite the challenge, we were not overwhelmed. We responded with grit as a nation. When we look at where we were in March,
The world was still learning, including the doctors and the medical fraternity, how this virus was behaving, as scary as it is and continues to be. India was not thrown off balance, I would say. We have been up the learning curve very sharply. We ramped up our capacities. And there I would compliment the Indian industry, our entrepreneurs too, and our healthcare system. From the isolation beds, which were nearly 170,000 on the 1st of April, today we have almost 14 lakh isolation beds. The ICU beds, we have quadrupled from 20,000 to 80,000. And similarly, the tests, from 28,000, we have gone to 1.5 million. And the number of labs, when you look at the testing labs, 125 in March 31st, and today 2,229 or maybe more. किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपवास को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके लिखा है कि ये आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास करके ढोंग कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि पाखंड ही है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिंधु बॉर्डर के रास्ते एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए आवागमन होता था, लेकिन यहां पर किसान धरने पर बैठे हैं। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने वाले और दिल्ली से दूसरे राज्यों को जाने वाले हजारों लोगों को रोज प्रदर्शन की वजह से कई किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, प्रत्येक चरण में सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द ही स्पेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के निर्माण के साथ निजी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए हैं। कई कंपनियों ने अंतरिक्ष इन स्पेस के तहत प्रस्ताव दिया है। इसके तहत उपग्रह, तारामंडल, छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, ग्राउंड स्टेशन, भूस्थापनिक सेवाएं और प्रोपल्जन सिस्टम के क्षेत्र में प्रस्ताव दिया है। उन्होंने प्रतिभागियों को सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जैसे आईटी सेक्टर में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की है, वैसे ही वो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कर सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम का लाभ गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में कच्छ के डोरदो का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इन परियोजनाओं में एक विलवीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट का उद्घाटन, एक हाइब्रिड रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत और एक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री सफेद रण की यात्रा भी करेंगे और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कच्छ का सफेद रण यहां होने वाले रण महोत्सव के लिए जाना जाता है। अपने विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र का उपयोग करते हुए गुजरात कच्छ के मांडवी में प्रस्तावित डिसैलिनेशन प्लांट के साथ समुद्री जल को पीने के पानी में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये संयंत्र 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ नर्मदा ग्रिड, सोनी नेटवर्क और अपशिष्ट जल शोधन बुनियादी ढांचे के पूरक के रूप में गुजरात में जल सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाएगा। ये देश में टिकाऊ और सस्ते जल संसाधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। कच्छ जिले के विघाकोट गांव के पास हाइब्रिड रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा। यहां नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट होगा। 72,600 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैले इस पार्क में पवन और सौर ऊर्जा संचय के लिए एक समर्पित हाइब्रिड पार्क क्षेत्र होगा।
साथ ही पवन ऊर्जा पार्क की गतिविधियों के लिए भी यहां एक विशेष क्षेत्र होगा। कच्छ के सरहद डेयरी अंजार में पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र के निर्माण में 121 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करने की क्षमता होगी। कुछ और अहम खबरें। राज्यसभा की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की आज अहम बैठक हुई है। इसमें योजना के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में सदस्यों से मिले सुझाव और शिकायतों की जांच की गई। समिति ने 2 साल की वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 को कोविड महामारी के कारण के लिए एमपीलैड योजना के संचालन पर भी चर्चा की। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में किए गए पुनर्गठन और पुनर्वास कार्यों में सहमति निधि के हस्तांतरण और प्रगति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संबंध में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज से प्रमुख उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के साथ विभिन्न पहलुओं पर परामर्श किया। आज हुई बैठक में कई प्रमुख उद्योगपति वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश और मौद्रीकरण को लेकर सुझाव दिए। सीआईआई ने यह भी कहा कि बजट प्रस्तावों का फोकस जीडीपी ग्रोथ के साथ ही राजकोषीय प्रबंधन पर होना चाहिए। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर ईबी पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर सकती हैं। बड़ी धनराशि के लेन देन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध है। इस सुविधा के 24 घंटे शुरू होने के साथ ही भारत भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां पर यह सुविधा पहले से 24 घंटे उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि आरटीजीएस सुविधा साल के सभी दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आने वाले दिनों में विदेश नीति और रक्षा मुद्दों के बीच अधिक तालमेल की जरूरत है। दूसरे मनोहर पर्रिकर स्मृति व्याख्यान में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के उदय से विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा हो रही हैं। कुछ ताकतें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने अपने वैश्विक हितों और पहुंच का विस्तार किया है। तेजी से आगे बढ़ते भारत के सामने सीमा पार आतंकवाद के साथ दूसरी समस्याएं हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां भी अलग होंगी। उन्होंने कहा कि आज जब भारत दुनिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सीट की वकालत कर रहा है, कुछ ताकतें भारत के प्रभाव को कम करने और हितों को सीमित करने का प्रयास कर रही हैं। But the world is a competitive place and India's rise will evoke its own reactions and responses. There will be attempts to dilute our influence and limit our interests. Some of this contestation can be directly in the security domain. Others could be reflected in economics, connectivity, even in societal contexts. The national security challenges faced by this rising India are also obviously going to be very different. At one level, some of the more perennial problems associated with our national consolidation and development will continue. In particular, a long-standing political rivalry is today expressed as sustained cross-border terrorism by a neighbor. विदेश मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने में भारतीय सैन्य बल ने खासा योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र की 71 में से 51 तैनाती में भारतीय जवानों ने योगदान दिया है। वहीं भारतीय सेना ने कोरोना काल में भी कई देशों की मदद की है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग का यही सही वक्त है। The peacekeeping operations that we have conducted under the UN flag virtually since independence, our record of 51 out of 71 UN deployments involving more than 2 lakh
military personnel, often in very difficult circumstances, is not only widely appreciated, but has actually contributed, it has strengthened our credentials for the permanent membership of the UN Security Council. विदेश मंत्री ने कहा कि इन असाधारण चुनौतियों के साथ लंबी सीमाओं और बड़े समुद्री स्थानों की दैनिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं। साथ ही वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, ट्रेड फ्लो, स्वास्थ्य चिंताओं और डेटा सुरक्षा में भारत की स्थिति का अंतिम परिणाम पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। बिपिन रावत ने आज कहा कि कोरोना महामारी के बीच चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना के जवान सीमा पर सुरक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC में निर्मित नौसेना के युद्धपोत INS हिमगिरी के जलावतरण के मौके पर बिपिन रावत ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कहा है कि भारतीय सुरक्षा बल देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। We are in a standoff situation in Ladakh, and based on that, there is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China. Well, every nation will continue to prepare for ensuring its security based on their strategic interests, and I don't think there should be much concern in that, because we on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। बुधवार को 31 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। 7वें चरण में जम्मू डिवीजन में 10 जिलों के 18 और कश्मीर डिवीजन में 9 जिलों की 13 सीटें शामिल हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की रोकथाम संबंधी हिदायतों का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटें हैं और इन पर कुल 8 चरण में चुनाव हो रहा है। 6 चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं। 22 दिसंबर को जिला विकास परिषद के चुनाव के मतों की गणना होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब निकाय और पंचायत चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। गोवा में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उत्तरी गोवा की 25 सीटों में से बीजेपी को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं दक्षिण गोवा में बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोवा प्रदेश में 2 जिला पंचायत इलेक्शंस थे। दोनों जिला पंचायत इलेक्शंस को हमने नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों मेजॉरिटी से हम जीते हैं। इसलिए पूरे हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी तरह से काम किया और गोवा के सभी लोगों ने, जो ग्रामीण भाग में जो 85% वोटर रहते हैं, सभी लोगों ने मैक्सिमम सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को किया है। कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक एक दिन में प्रत्येक सत्र में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण होगा और टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। हाल में राज्यों को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कोविन प्रणाली का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने में किया जाएगा। टीकाकरण जिस स्थान पर होगा वहां प्राथमिकता में रखे गए केवल पहले से पंजीकृत लोगों का ही टीकाकरण होगा। वहीं टीके की शीशियों को सूरज की रोशनी से बचाकर रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण के लिए व्यक्ति के पहुंचने पर टीके की शीशी को खोलना होगा। टीकाकरण स्थल पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति होगी। दिशा निर्देश में कहा गया है कि टीके के संबंध में कई चुनौतियों से भी निपटना होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। इसके बाद गंभीर रोग से ग्रस्त 50 से कम उम्र के लोगों और महामारी की स्थिति और टीके की उपलब्धता के आधार पर
अंत में बाकी आबादी का टीकाकरण हो सकेगा। इस बीच देश में कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या घटकर 3.57% रह गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से रोगियों की संख्या में गिरावट जारी है और ये करीब 3,52,000 पर पहुंच गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर 95% के करीब पहुंच गई है। वहीं दैनिक मामलों की संख्या भी 30,000 से नीचे बनी हुई है। रोजाना होने वाली मौतें भी घटकर 400 के नीचे आ गई हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 94.98% है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 3.57% हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,695 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दैनिक नए मामलों की संख्या 27,071 रही है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,52,000 हो गई है। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 93,89,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों से देश भर में कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। देश में मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 336 लोग महामारी का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,43,000 के पार पहुंच चुका है। ICMR के मुताबिक देश में गुरुवार को 8,55,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 15,45,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।